अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद एहसान। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और आज मेरे साथ मेरे दोस्त भाई हम इकट्ठे बैठते हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते भी हैं और मार्केट से रिलेटेड कुछ जो क्लाइंट हमारे साथ क्वेश्चन करते हैं वो हम डिस्कस करते रहते हैं आपस में। तो मेरे साथ मेरे दोस्त मौजूद हैं। मियाँ आरिफ साहब, आपका शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम दिया। तो ट्रांसफर का जो मेन हम डिस्कस करेंगे इशू कि आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसफर के ऊपर, कुछ लोग क्लाइंट्स को मिसगाइड करते हैं और क्लाइंट जो है मोस्टली ओवरसीज लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको आइडिया नहीं है कि ट्रांसफर पहले इसका स्टेप क्या है। मियाँ साहब जरा आप भी माशाल्लाह 10-15 साल से इस मार्केट में है, तो हम भी को 8-10 साल तो हो गए अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट में, लेकिन ट्रांसफर प्रोसीजर भी डे बाय डे चेंज होता रहता है अथॉरिटीज की तरफ से। तो वो अभी कोई डॉक्यूमेंटेशन हम ओवरसीज से करवाएं तो वो इस दौरान ना इधर से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है पीछे से। उसके हवाले से थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है मियाँ साहब ट्रांसफर। अगर आप मैं एक प्लॉट बेचता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर आप एक प्लॉट बेचते हैं, स्पेशली अगर आप ओवरसीज हैं, जी ओवरसीज है तो सबसे पहले बड़ा सिंपल सा एक काम है। क्या आप पाकिस्तान आके वो ट्रांसफर देंगे, एक स्टेप ये है जी या फिर आप वहां थ्रू एम्बेसी वो ट्रांसफर देंगे, ये मैटर करता है ना। ठीक। स्टेप वन ये, अगर आप पाकिस्तान आके ट्रांसफर देंगे तो रेगुलर ट्रांसफर का जो प्रोसीजर है, आप एनडीसी अप्लाई करेंगे, एनडीसी के अगेंस्ट आपके ड्यूज आ जाएंगे। जी ड्यूज आएंगे तो उसको आप सबमिट करवा देंगे विद इंक्लूडिंग एफबीआर, सेल और बाय टैक्सेस समेत। उसके बाद डीएचएस को वेरीफाई करता है, चेक करता है, तसल्ली करता है कि जनाब ये कोई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, इसमें किसी किस्म की कोई फेक एंट्री तो नहीं डली हुई। जी। उसके बाद डीएचएस को प्रोसीड कर देता है और आपको टाइम दे देता है ट्रांसफर पे। नहीं ये सब आपने ओवरसीज का हमने जिक्र किया है। अब एक क्लाइंट बाहर बैठा वो कहता है यार मैं आऊँ, मोस्टली जो गल्फ साइड के हमारे कुछ क्लाइंट हैं वो वहाँ पे फ्राइडे की ऑफ होता है। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो थर्सडे नाइट को पहुंच जाते हैं लाहौर और कहते हैं कि मैं जुमे को ट्रांसफर करा के वापस चला जाऊँ सेम टाइम। तो उसके लिए वो ओवरसीज जो है वो वहां से डॉक्यूमेंट पहले तो भेज देते तो हम इधर अप्लाई कर। अब डीएच ने थोड़ी सी सख्ती कर दी कि थ्रू एम्बेसी वो स्टैंप कर रहे हैं, वो क्या तरीका कार इसका? अच्छा, इसमें डीएचए मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को भाप गया है या समझ गया है कि कुछ किसी किस्म की कोई फेक एंट्री ना हो। जी। तो उसमें एज ए बायर, अगर मैं जो एहसान भी मैं आपकी बात को जो समझाऊंगा, एज ए बायर आप पूछना चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि एक बंदा है वो पाकिस्तान ओवरसीज है और वो पाकिस्तान आता है, फ्राइडे को ट्रांसफर लेता है और वापस चला जाता है। ठीक है, मेरा ख्याल है उसको तो एज ए बायर आने नहीं चाहिए। उसको थ्रू एम्बेसी के थ्रू एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक फॉर्मेट है, उसमें आप स्टाम्प पेपर इशू करवा लेते हैं और वो बाय किसी भी जगह से अटेस्टेशन करवा के थ्रू लोकल कमीशन वहाँ जो भी एम्बेसी से वो पाकिस्तान भिजवा दे, उसके थ्रू डीएचए उसको ट्रांसफर दे देता है। सेकेंडली वो जब कभी भी आए लेटर रिसीव करने के लिए, उस स्टेज के ऊपर वो ट्रांसफर एग्जीक्यूट कर ले अच्छे तरीके से, खुद बैठ के तसल्ली के साथ अपना लेटर भी रिसीव कर ले। इसमें ना एज ए सेलर अगर आप पूछना चाहते हैं कि सेलर जी, अगर सेलर स्पेशली मिडिल ईस्ट से आता है जी, उसके लिए उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर वो अपने आप को, क्योंकि वो पाकिस्तान में नॉन फाइलर है और वो एक्चुअली मेजोरिटी यही काम हो रही है आजकल, उसका 180 डेज मुल्क से बाहर होना जरूरी है। सही। ठीक है, उसके लिए वो तमाम डॉक्यूमेंट पहले एज ए कंसल्टेंट हमें पूरे कर लेने चाहिए, फिर उसको कॉल करनी चाहिए। ये सब जो मेन आजकल आपके पास भी कुछ चीजें आई होंगी, मेरे सामने भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आना चाहता, मैं ट्रांसफर यहाँ पे करवाना चाहता हूँ और मुझे मेरी अमाउंट जो है वो प्रॉपर्टी की प्राइस जो है जो भी सेटल्ड होती है वो मुझे आउट ऑफ कंट्री मिल जाए। अब एक बंदा पाकिस्तान नहीं आता, वो कहता है जी मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, मतलब यूएस से कहीं बैठ के ट्रांसफर करवाता हूँ। तो उसके लिए एक तो यहाँ पे उसका फिजिकली मौजूद ना होना और फिर अमाउंट भी वहां पे देना, हमारे पास कल क्या उसका एविडेंस रह जाएगा? क्योंकि एक तो एफबीआर वैल्यू का कम से कम हम उसको पे ऑर्डर दें उसके नाम का, बाकी चीजें मैनेज हो सकती हैं। तो एक बंदा आता भी नहीं यहाँ पे और वो कहता है मैं ट्रांसफर भी वहां पे करवाना है, तो उसका कल को वो मसला मसाइल हो सकता है ऐसी ट्रांसफर? सर तो बिल्कुल हो सकता है, ऐसी ट्रांसफर को बिल्कुल भी मेरा ख्याल सपोर्ट ही नहीं करनी चाहिए कि जो बंदा चाहता है कि मैं दुनिया के किसी कोने में बैठ के वहीं से ट्रांसफर एग्जीक्यूट कर दूं, और उसके लिए डीएचए की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो मेरा ख्याल है सेलर को ज़्यादा सिक्योर करती हैं। ठीक है जी, उसमें सेलर एक अथॉरिटी लेटर देता है एक थर्ड पार्टी को, या आपको दे दे, जिस किसी को भी दे दे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, जो भी उसका रेलेवेंट बंदा है उसके ऊपर आ सकती है।
बकाया पे ऑर्डर की आपने बात की, एफपीआर का पे ऑर्डर अंडरस्टूड उसी बंदे के नाम का ही होना जरूरी है। इसके लिए हमें इंश्योर करना चाहिए कि सेलर को कम से कम जो उस प्रॉपर्टी की एफबीआर वैल्यू है उसका नाम का पे ऑर्डर जरूर देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। एटलीस्ट रिकॉर्ड में तो चीजें रहे कि भाई ये प्रॉपर्टी हमने इनसे बाय की थी और ये हमने इनको इनका पे ऑर्डर ये दिया था। तो इसके बाद में और एक दो क्वेश्चन भी हैं क्लाइंट्स के आते हैं, मतलब काफी डिस्कशन भी होती है, हम एसोसिएशन में भी बैठते हैं, आपको पता है। तो इसके अलावा एक बंदा जो है वो कहता है जी मैं 180 डेज, एक तो बाहर है वो मुल्क से, ठीक है, और वो सेलर है। अब तो मेरे ख्याल से वो डीएच ने थ्रू मैसी भी ट्रांसफर एक आसानी कर दी है कि वो एक अपना यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो कर दें और वो सेलर एम्बेसी जाता है। तो उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं कि वो काम कितना, उसको ड्यूरेशन कितनी लगती है। सर अगर सेलर की बात करें ना तो ड्यूरेशन में इसमें कोई मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपने वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो कि एज ए सेलर आपको बना के भेजे गए होंगे पाकिस्तान से, वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आपने एम्बेसी चले जाना है। पाकिस्तान एम्बेसी वहाँ पे सिस्टम ज़रा डिफरेंट है। अगर पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर आपने जाना है तो आपने पहले अपॉइंटमेंट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ वाला सीन नहीं है कि आप पेपर्स उठा के पहुंच जाते हैं और जनाब उसको कहते हैं कि मुझे अटेस्ट कर दें, ऐसा वहाँ नहीं है। पहले अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है, आपको टाइम फ्रेम मिल जाएगा, उस टाइम के अंदर आप वहाँ जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल साथ लेकर जाएं, ठीक है। उनको बताएं कि मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। वहाँ पर उसकी फीस है पेज को स्टैम्प करने की, उसकी फीस का आपको एक चलान भी मिलता है। वो एम्बेसी जो आपको चलान भी देती है कि जनाब हमने फी पेज आपसे इतने पैसे अटेस्टेशन करने के लिए, स्टैंप लगा के देते हैं, साइन करके देता है बंदा आपको और साथ में एक स्लिप देता है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वो मेरा ख्याल है मैक्सिमम 20-22 मिनट का आपका टाइम लेते हैं टोटली एम्बेसी वाले। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको कर देते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप डिस्पैच कर देते हैं और वो यहाँ के डीएच में जमा हो जाते हैं। ये सब एक जो बात हम मिस कर रहे हैं कि जो डीएच है ना वो थ्रू डीएचएल वो कहता है कि जो आपने वहां पे फीस पे की उसकी स्लिप भी उसके डीएचएल के वो लिफाफे के अंदर हो, कंपलसरी है। और मोस्ट मस्ट जो है ना वो डीएचएल के थ्रू किसी अदर सर्विस के जरिए वो नाम आया हो पाकिस्तान। ये अच्छा, मेरे मेरे श्योर किया मैंने डीएचए से चेक। अच्छा तो चेक किया, खैर भी हमने एक ट्रांसफर अप्लाई किए, जी डीएच ने हमसे ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है। बंदा बाय हैंड वो पेपर्स खुद लेकर आया है यहाँ पे, ठीक है, और हमने सबमिट करवाया, डीएच ने हमसे कोई बात नहीं की। अच्छा उसमें ये था सेलर खुद भी आया था। अच्छा सेलर खुद नहीं, सेलर वहां पे मौजूद है ना इसमें ये सेलर में से ना 4 लोग हैं। अच्छा अच्छा, उसमें से एक सेलर हमारे साथ आके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के गए, डबल के का प्लॉट है 9 मरले का, ठीक है, विरासत है उनकी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है। उसमें से 4 लोगों के एम्बेसी के थ्रू वो तमाम अटेस्टेशन हो चुकी है, ठीक है। एहसान भाई रियल एस्टेट के अंदर ना बहुत पैसा है, नो डाउट, पर रियल एस्टेट में ना 2 किस्म की मार्केट्स हैं। एक मार्केट है फर्स्ट या इनिशियल या फ्रेश बुकिंग वाली मार्केट, और एक है रीसेल की मार्केट, ठीक। अगर आप एक नई रियल्टर है ना, मेरा उन लोगों के नाम पैगाम है, तो आपको ना फ्रेश मार्केट ज्वाइन करनी चाहिए जिसमें कंपनीज आपको रिबेट देती हैं और उनका माल बेचते हैं। रीसेल की मार्केट में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। नहीं मियां साहब आप हम डीएचए में बैठे हैं, तो डीएचए में तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट कंपनी यहाँ पे रिबेट वाला जो ऐसा सीन, वो तो फिर प्राइवेट सोसाइटीज में जाना पड़ेगा आपको। एग्रीड। और प्राइवेट सोसाइटीज का आजकल जो मसले मसाइल हैं, 10 कनाल 50 कनाल का एनओसी होता है और वो 500-500 कनाल का माल बेच जाते हैं। सर मैं आपकी बात से एग्रीड हूँ। आप इस्लामाबाद में देख लें, इस्लामाबाद का जो रेल्टर है वो लाहौर के रेल्टर से स्ट्रांग है। कभी सोचा है आपने उसके ऊपर? नहीं, डीएचए लाहौर के रियल्टर से तो कराची इस्लामाबाद के रियल्टर बहुत स्ट्रांग है। क्या वजह है? जबकि लाहौर डीएचए जो है एक तो सेफ एंड सिक्योर बहुत है, और हालांकि कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी जो लाहौर का रियल्टर है वो वीक है। फाइनेंशियली इस्लामाबाद कराची का रियल्टर स्ट्रांग है, वहाँ का रियल्टर स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे डीएचए लाहौर की मार्केट में जो है ना वो इनपुट बहुत है। डीएचए लाहौर जो है ना ये एक पूरे पाकिस्तान का मदर ब्रांच ही कह रहे हैं। अच्छा एहसान भाई मैं इसमें एक चीज ऐड करता चलूं, 2016 के अंदर जब स्लम्प आया था डीएचए के ऊपर, तो आपने देखा था इस्लामाबाद नहीं वो ओवरऑल जनरली पूरे मार्केट के ऊपर स्लम्प आ गया। मैं जनरली इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट को थोड़ा सा पिन किया, इस्लामाबाद की मार्केट नहीं रुकी। आपने कभी महसूस किया इस्लामाबाद की मार्केट 2016 के अंदर स्लम्प के अंदर लाहौर रुक गया, जो कि 2020 तक रुका रहा। नहीं मेरी इस्लामाबाद की मार्केट चलती चली गई। बात क्लियर करेंगे, डीएचए इस्लामाबाद जो रावलपिंडी है इस्लामाबाद उसकी बात कर रहे हैं या जो F7 F8 10 डीएचएस की बात हो रही है। डीएचएस की बात हो रही है। एप्रिसिएशन लॉस से ज्यादा आई पता आपको उधर इस्लामाबाद में
अच्छा आप थोड़ी सी स्टडी करें, आपका तो 10 साल का एक्सपीरियंस तो होगा जी रियल एस्टेट में। बहुत अच्छी ग्रोथ है वहाँ पे बनिस्बतन लाहौर के। लेकिन मियां साहब वहाँ पे इस तरह नहीं है, फेजेस का नहीं है, जो फीडबैक आता है कि फेजेस ज्यादा नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं है वहाँ पे, जो है ना डिमांड सप्लाई वाला भी हिसाब है कि वहाँ पे मैच्योर फेजेस कौन से हैं। अगर आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर आपका ओवरसीज बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है इस्लामाबाद डीएचएस में। इस्लामाबाद में करता है ओवरसीज, लाहौर में भी करता है, लेकिन बेसिकली लाहौर में देखे ना कि जैसे जैसे फेज बढ़ते जा रहे हैं, एरिया बढ़ता जा रहा है, मार्केट बढ़ती जा रही है, तो फिर यहाँ पे वो रेशो जो है ना वहाँ पे कम हो जाती है और वहाँ पे क्वांटिटी कम है इस्लामाबाद पिंडी में, तो इसलिए वहाँ पे जो है ना हमें लगता है कि वहाँ पे जो है ना वो बाइंग ज्यादा होती है। सही कह रहे हैं एहसान भाई आपको, पर मेरा आपको मशवरा है, अगर करोड़पति होना नो डाउट रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। आपने कहा रीसेल, अच्छा रीसेल के अंदर ना बंदे को साइकियाट्रिस्ट होना बहुत जरूरी है। मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ एहसान भाई, आप जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं ना एज ए सेलर जी या बायर, जब तक आपको उस बंदे की मेंटालिटी का नहीं आइडिया होगा ना वो क्या सोच रहा है, जी खरीदने वाला या बायर, हाँ बेचने वाला, आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। नहीं सारी बात आप है। देखें कि एक डील को क्लोज करने में कभी ऐसा आया कि आपको एक बंदे ने प्लॉट दिया, विद इन मंथ वो प्लॉट बेच गया हो? रेयर सा होता है कभी कभार, इतना रियलिस्टिक आपने कहा ये बहुत ही कम चांस। अगर मैं कहूं कि इसकी रेशो कैलकुलेट करें तो आप क्या करेंगे, 1% 2%, 100 आउट ऑफ, मतलब इट मीन्स कि अगर मैं कहता हूं कि हम उसको ना अपनी क्या कहते हैं एजुकेशन की लैंग्वेज में ना ये कहते हैं कि यार 100 आउट ऑफ ना 33 वाला पास होता है, जी वैसे प्रमोट करके उसको पास किया जाता है कि चलो यार फेल नहीं है पास है। पाकिस्तान में ही ऐसा है, बाहर तो नहीं है। दुनिया के अंदर वैसे दुनिया में तो सिर्फ टेस्ट ही होते हैं मेरा ख्याल है, वो तो जैसे आजकल स्टडी का टाइम फ्रेम हो गया हुआ है, अब वो फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड टर्म हुआ, थर्ड सेमेस्टर हुआ या थर्ड टर्म हुआ, बच्चों को पास ही कर दिया, स्कूल वाले फेल ही नहीं करते। हम बात कर रहे थे इसकी अमीर तरीन होना रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट में अमीर थे रहना। एहसान भाई ने कहा यार रियल एस्टेट में ना आपने ना डीएचए में कोई फ्रेश माल होता नहीं है, इसलिए हमें डीएससी का ही काम करना पड़ता है। और इस्लामाबाद का रियल टर्म से स्ट्रॉन्ग भी क्योंकि वो फ्रेश माल बेचता है, रिबेट पे माल बेचता है, वो करोड़पति है, अरबपति है, हम उस तरह से नहीं ग्रो कर सके। एहसान भाई रियल, जैसे मैंने बताया ना, रीसेल के अंदर भी जब तक आप उस बंदे को जज नहीं ना कर लेंगे आप उसका माल नहीं बेच सकते। वो क्या सोच रहा है, ठीक, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा होता क्या है कि सपोज करें एक बंदा 5 रुपए की प्रॉपर्टी बेच रहा है, मैक्सिमम अगर वो जरूरतन वो बेच रहा है ना, उसको जरूरत होगी 50 करोड़ रुपए के बीच में से, इससे ज्यादा उसको जरूरत नहीं होती। मेजोरिटी या शादी करनी है बच्चे की, कोई घर बनाना है, उसने मुल्क से बाहर जाना है, कहीं भी जाना है, वो 4 करोड़ रुपए उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होता है। ठीक, सबसे पहले उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करें, देखिए कि इसने 5 करोड़ अगर जरूरतन बेच रहा है, अगर जरूरतन नहीं बेच रहा तो उसके साथ उसको अगला प्रपोजल पहले दें। उसने आपको प्लॉट बताया मेरा यार प्लॉट है मैंने बेचना है, आप देख रहे हैं कि बंदा आपके साथ 2 महीने आपके ले गया, 3 महीने ले गया, आप डील एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, जी डील नहीं बेच रहा आपको, क्योंकि बस उसके पास अगला प्लान ही नहीं है बेचने, बेच के करूंगा मैं क्या। तो मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि पहले उसको अगला प्लान दें कि भाई ये बेच रहे हैं, आपको ये आपका जो 10 करोड़ रुपए आपने माल 10 करोड़ रुपए का प्लॉट बेचा है, आपने इसको 3 या 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करनी है। कहते हैं ना नेवर पुट योर इन्वेस्टमेंट इन सेम बास्केट। उसके डिफरेंट फेजेस में आप उसको प्रपोजल दें, आप फेज 10 में लगा लें, फेज 9 में लगा लें, डीएच रैबर में लगा लें। जब आप उसको 3-4 प्रपोजल देंगे ना, उसको डील बनाने में आसानी होगी, फिर वो जहन बनाएगा कि यार मैं बेच के ये पैसा लगा। साहब अब हम 2026 में बैठे हैं, ठीक है, बातें हम जितनी भी बढ़ाते जाएंगे ना खत्म नहीं होगी। ओके, पिछले 3-4 साल में जो इन्वेस्टर वाला सीन था ना वो मेरे हिसाब में तो ऑफ हो गया, खत्म। ठीक है। अब जो एक लफ्ज है ना रियल एस्टेट, अक्सर मैं दोस्तों में भी 2-4 दिन से ये डिस्कशन चल रही है, अब काम भी सिर्फ रियल ही रह गया है। एग्जैक्टली ऐसी है। जो 3 साल 5 साल का प्लान या ओवरसीज जिन्होंने घर बनाना है, आबादी बढ़ रही है, बच्चों की शादियां करनी है, बच्चों के लिए घर अलग होने, अब वो लोग रह गए हैं। ऐसी है। जो जो हमारा इन्वेस्टर है वो अदर जो है ना बिजनेस में चला गया। गोल्ड का हाल देखें क्या हो गया है। ऐसी है। उसके बाद फॉरेन ये जो सॉरी स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वहां पे
जब तक वहां से चीजें लोग निकलेंगे नहीं तब तक रियल एस्टेट की तरफ जो है ना वो मूवमेंट इतनी बेहतर नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना उसने इसको तो रियल एस्टेट को ऐसे ही छोड़ दिया जैसे सुतनी माह वाला हिसाब जो चल रहा है इस टाइम जो है। कैसे है? क्योंकि रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं है कि एक प्लॉट बेचना है, मेरे ख्याल से कि कुछ सैकड़ों तो नहीं लेकिन फिर भी दर्जनों जो है ना इंडस्ट्रीज इसके साथ अटैच है। सर कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको रियल एस्टेट चाहिए ही ना। जी बिल्कुल ऐसी ही। आपके पास रियल एस्टेट नहीं होगी, आप इंडस्ट्री तो लगा नहीं सकते। लगा नहीं सकते। मतलब आपने लैंड लेनी है फिर आगे अगला काम शुरू होना है। और इसके ऊपर बिल्डिंग बनाते हैं अब तो जो है ना वर्टिकल का अब माहौल बनता जा रहा है। कराची में तो पहले ही था, इस्लामाबाद में भी है, लाहौर में भी है। अब इसके ऊपर कोई ऐसा प्लान गवर्नमेंट नहीं नजर आ रहा कि कोई बिल्डर्स को, डेवलपर को, उनको कोई टैक्स छूट या जो इंडस्ट्री है। आप देखें कि कंस्ट्रक्शन, अब घर, एक बंदे के पास घर ही नहीं है, वो घर बनाने के लिए कितनी चीजें जो है ना वो उसको जरूरत होती है। अब उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ दे तो फिर ये चीजें जो है ना बेहतर हो सकती हैं। फिर अदर जो मेन मेरा एक कहना है कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही है वो हमारी फॉरेन करेंसी नहीं आ रही। हम जितनी मर्जी बातें करते रहे, इस बात को हमें मानना चाहिए कि जो ना पहले हमारा ओवरसीज आता था बाहर से और वो कहता था मैं प्लॉट लेने आया हूँ, क्योंकि अदर जो फॉरेन करेंसी है ना वो पाकिस्तान में सिर्फ रियल एस्टेट में ही आती है। लेकिन अब पिछले यकीन माने 2 साल से मोस्टली मेरे साथ जो लोग अटैच हैं वो कहते हैं भाई हमने प्रॉपर्टी बेचनी है और पैसे हमें बाहर लेके जाने हैं। इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट या जो आला अदलिया इदारे जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं, शायद वो हमसे बेहतर जानते हैं। हम तो बस एक डिस्कशन कर सकते हैं, शायद वो कहते होंगे कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। इसके ऊपर जो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जब तक नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता कि रियल एस्टेट जो है ना वो। अच्छा, जैसे आपने बात की ना एहसान भी कि रियलिस्टिक मार्केट है जी, आपको पता है कि लाहौर की कितनी पॉपुलेशन है? अब तो जो है ना वो मतलब 1.5 करोड़ होगी, ज्यादा है, 3 करोड़ के करीब चली गई है। अच्छा, 3 करोड़ की पॉपुलेशन है लाहौर की। अच्छा, बड़ी अहम बात है कि लाहौर में 3 करोड़ के लगभग लोग आबाद है जी। आपको पता है इसमें से कितने % लोग जो है वो रेंटल हैं और कितने % एक्चुअल ऑन करते हैं प्रॉपर्टीज को, या लाहौरिये हैं, या कह लें कि लाहौर में अपनी प्रॉपर्टीज है जिनकी। ये सब इसमें तो देखा जाए तो मोस्टली तो आउट ऑफ स्टेशन से काफी लोग हैं, लेकिन जो 10-20 मैं अगर रेशो की बात करूं 40-60 तो किया जा सकता है। मतलब 40% वो लोग हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज है और 60% आप समझते हैं कि वो सिटीज रेंट वगैरह पे रेंट पे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सामने आपने थोड़ा सा 10 प्लस और माइनस करें ना तो बेहतर हो सकती है। मतलब 30-70 की रेशो होगी। अच्छा ठीक। 70% पॉपुलेशन जो ना वो रेंटल है। आप इसकी छोटी सी मिसाल लें, अस्करी 11 के अंदर, हाँ, अस्करी सेक्टर सी है टोटल रेंट, अस्करी 11 सेक्टर बी कितने % लोग रेंट पे रहते होंगे? मेरे ख्याल से 80% लोग रेंट पे रहते होंगे। इट मीन्स कि मैं जो रेशो आपको कैलकुलेट करवाना चाह रहा हूँ ना, वो कहते हैं जरा लाहौर नहीं आया और जमिया नहीं। मतलब सूरत ये है कि जो बंदा माइग्रेट करके लाहौर आता है ना, फिर वो लाहौर का होकर रह जाता है जी। उसके बच्चे यहाँ स्टडी करते हैं, फिर वो कोशिश करता है मैं किसी न किसी तरह से एक प्रॉपर्टी परचेज कर लूँ। सही। मतलब 70% वो पॉपुलेशन जो लाहौर से बाहर से आके लाहौर में आबाद हुई है, उसको लाहौर में घर चाहिए हाँ, वो किसी गली मोहल्ले में घर बनाए, किसी अच्छी हाउसिंग सोसाइटी में। लाहौर DHA बहुत स्पेसिफिक और लिमिटेड लोगों के सोर्स में आता है, पहुंच में तो नहीं आता। DHA से बाहर बेताशा सोसाइटीज आबाद हुई जी, और उन्होंने आबाद होना है मजीद। इत्तेहाद होना, लाहौर स्मार्ट सिटी है, उन्होंने लेक सिटी लाहौर से बाहर होने के बावजूद भी अच्छा मेंटेन करके कहां से कहां पहुंच गई है जी। मतलब जब भी DHA लाहौर चलता है ना तो मैंने देखा है कि लेक सिटी फजाइया भी जरूर चल रहे होते हैं। जाहिर बात है, फर्क तो पड़ता है ना, बहरिया भी चल जाता है। हाँ जी। इट मीन्स के पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लाहौर के अंदर कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट का काम मदम या ठंडा नहीं हो सकता जी। उसकी जरूरत। मैंने अगेन बात की थी कि हमने ना जो भी बंदा हमारे पास चीज लेने के लिए आता है यहाँ लाहौर आ जाता है तो उसने यहाँ पे चीज लेनी है। हमारी टारगेट ऑडियंस अगर वो ओवरसीज को निकाल के सिर्फ उन्हीं लोगों को कर लेना तो मेरा भाई एहसान भाई काम नहीं खत्म होने लगा। ये सब आज हम ना इस चीजों को हम खत्म करते हैं यहीं पे। सारी बातें आज भी नहीं बतानी,
ठीक है, कुछ नेक्स्ट चीज़ों नेक्स्ट एपिसोड की रखते हैं। फीडबैक भी तो लेना है ना। हाँ, आप तो लोग क्या चाहते हैं हमसे, हमसे क्या सुनना चाहते हैं, जिसके ऊपर हम अपना वर्कआउट करके लोगों को बताएं। ठीक है, तो एक जुड़े रहे हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए। और कोई आप सवाल क्यूरी करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आंसर करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।